हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो थर्ड यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज थर्ड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसे हम आज के वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज हमारी थर्ड यूनिट जो है फार्मेसी प्रैक्टिस की वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर हमारे पास में पहला आता है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर इंटरप्रिटेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन विद प्रिस्क्राइबर्स एंड पेशेंट्स। ये सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो इसे हम आज के वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बाकी प्रॉपर नोट्स जो है थर्ड यूनिट के एंड फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं एंड वहां से आप लोग नोट्स डाउनलोड करके जो है आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर वाला टॉपिक जो उसे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स वाला टॉपिक जो उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर का क्या मतलब होता है? तो इसका सिंपली ये मतलब है कि कोई भी प्रेस्क्राइबर हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, फिजिशियन हो गए, ठीक है, उन्होंने पेशेंट के लिए दवाइयां लिख करके दी है, उसे सिंपली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर कहा जाता है। तो प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर जो है इट इज रिटन डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाय प्रेस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर फॉर अ स्पेसिफिक मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर जो है एक प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर के द्वारा रिटन डायरेक्शन होती है जो कि कोई एक पर्टिकुलर दवाई के लिए दी जाती है, जो कि एक इंडिविजुअल किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करी जानी है। सिंपली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर जो है प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर के द्वारा एक दवाई के बारे में चीजें लिखी होती है जो कि एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी होती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये चीज लिखी हो, वर्बली भी बताया जा सकता है। कोई लाइसेंस्ड पर्सन हो गए, जैसे फार्मासिस्ट हो गए या नर्स हो गए, उन्हें बोल करके बताया जा सकता है कि ये दवाई जो है इस पेशेंट को इस तरीके से आपको अभी जा करके देनी है। अब प्रेस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी ही होनी चाहिए वो क्या है? पेशेंट का नाम होना चाहिए, किस टाइम पर वो ऑर्डर लिखा गया है उसकी डेट एंड टाइम होना चाहिए, देन मेडिकेशन का नाम एंड उसका डोज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का रूट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, सिचुएशन कब दवाई देनी है, एंड देन प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर जो है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अब एक वर्ड हमारे पास में आता है प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन, एंड दूसरा वर्ड हमारे पास में आता है मेडिकेशन ऑर्डर। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब जैसे दवाइयां जो है वो आउट पेशेंट के लिए लिख करके दी गई है तो वो हमारी कहलाती है प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कोई पेशेंट बाहर से आया दिखाने के लिए, उनके लिए दवाइयां लिख करके दे दी तो वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। दूसरी तरफ जो इन पेशेंट होते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं, उनके लिए जो दवाइयां लिखी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं मेडिकेशन ऑर्डर। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन हो गया एंड जो इन पेशेंट ऑर्डर हो गए, दोनों ही लीगल होते हैं एंड इन्हें जनरली दवाइयों के लिए या कुछ डिवाइसेस के लिए या कुछ लैबोरेटरी टेस्ट के लिए या कुछ प्रोसीजर्स के लिए जो है जनरली इसे यूज करा जाता है। तो पहला टॉपिक हमारे पास में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर। तो इसका सिंपली क्या मतलब हुआ कि जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर हमारे पास में आया है, ठीक है, या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन आया है या फिर जो मेडिकेशन ऑर्डर आया है, उसमें क्या लिखा हुआ है उस चीज को सिंपली समझना, उसी को जो है इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। तो कोई भी एक फार्मासिस्ट हो गए या फिर कोई भी नर्स हो गए, उन्हें वो प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए जिससे कि वो सही दवाई जो है पेशेंट तक पहुंचा सके। ठीक है, अब बहुत सारे एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन ऑर्डर्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम पर यूज होते हैं। अब प्रिस्क्राइबर जो है वो तो इन्हें यूज करते हैं जिससे कि उनका थोड़ा सा टाइम बच जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एब्रीविएशंस या सिंबल्स जो है कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए क्या है कि जो जॉइंट कमीशन है उन्होंने सारे के सारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को कहा है कि एक स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस की लिस्ट जो है वो बनाई जाए एंड साथ साथ ऐसे एब्रीविएशंस की भी लिस्ट बनाई जाए जिन्हें कभी भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो जो प्रॉपर एब्रीविएशंस या फिर सिंबल्स की लिस्ट होती है वो सबके द्वारा, जैसे मेडिकल स्टाफ हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, फार्मेसी स्टाफ हो गए, इन सबके साथ में डिस्कस करके फाइनली बनाई जाती है। अब जो प्रिस्क्रिप्शन हो गया, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर हो गया, इसका इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी कंप्लीट उसके ऊपर लिखा गया उस चीज को सिंपली समझना, जैसे एब्रीविएशंस हो गए, सिंबल्स हो गए, उन सबको समझना जो है वही सिंपली हमारा कहलाता है प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर। अब कुछ ऐसी एब्रीविएशंस जो हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के अंदर यूज होती हैं वो हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एब्रीविएशंस लिखी हुई, यहाँ इनका मतलब क्या होता है वो लिखा हुआ है। तो BID का मतलब है दिन में 2 बार, BIW का मतलब है हफ्ते में 2 बार,
BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, BW का मतलब है बॉडी वेट, CAP का मतलब है कैप्सूल, ELIX का मतलब है एलिक्सिर, ID का मतलब है इंट्राडर्मल, IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। देन INJ इसका मतलब होता है इंजेक्शन, IUD का मतलब है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, IV का मतलब है इंट्रावीनस, QD का मतलब है हर दिन लेना है दवाई को, QID का मतलब है 4 बार दवाई को लेना है, QS का मतलब है सफिशिएंट क्वांटिटी, स्टैट का मतलब है इमीडिएटली इसी वक्त उस दवाई को लेना है, TID का मतलब है दिन में 3 बार उस दवाई को लेना है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास में कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन है जिसे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के अंदर यूज करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर। तो जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर या फिर प्रिस्क्रिप्शन हो गया या फिर मेडिकेशन ऑर्डर हो गया, उसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो पहला आता है बिफोर डिस्पेंसिंग द ड्रग। तो ड्रग को डिस्पेंस करने के पहले जो फार्मासिस्ट के पास में जो प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर आता है वो फिजिशियन का ओरिजिनल ऑर्डर होना चाहिए या फिर उसकी एक डायरेक्ट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर तो चलो ऐसे ही भी दवाई दी जा सकती है, बट वो इमरजेंसी सिचुएशंस जो है वो फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। बाकी उसके अलावा जनरल एंड नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर फार्मासिस्ट को सबसे पहले फिजिशियन का ओरिजिनल ऑर्डर या फिर एक डायरेक्ट कॉपी लेनी होगी ऑर्डर की, उसके बाद ही वो दवाई को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मदद से क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम ड्रग से रिलेटेड अगर फार्मासिस्ट को आ रही है तो वो पहले से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं दवाई पेशेंट को देने के पहले। साथ साथ जो भी एरर्स होंगे वो भी सब यहाँ पर जो है रोके जा सकते हैं अगर हमारे पास में फिजिशियन का डायरेक्ट ऑर्डर या ओरिजिनल ऑर्डर आ जाता है तो उसकी मदद से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन होता है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर होता है, तो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो ड्रग डिस्पेंस करने के पहले पहली लीगल रिक्वायरमेंट ये आ गई कि उनके पास में एक फिजिशियन का ओरिजिनल ऑर्डर या डायरेक्ट कॉपी ऑर्डर की होनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें दवाई डिस्पेंस करनी है, ठीक है। दूसरा आता है मेडिकेशन ऑर्डर राइटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो प्रॉपरली रिटन एंड साइन होना चाहिए किसी फिजिशियन के द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा या फिर नर्स प्रैक्टिशनर के द्वारा या कोई भी ऑथराइज्ड प्रिस्क्राइबर जो है उनके द्वारा वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए एंड साइंड होना चाहिए। एंड जो भी पॉलिसीज हैं मेडिकल स्टाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की उसके साथ में वो कंपैटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन ऑर्डर लेजिबिलिटी। मतलब जो मेडिकेशन ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियरली लिखा होना चाहिए जिससे कि कोई भी उसे, मेनली फार्मासिस्ट उसे अच्छे से समझ सके एंड पढ़ सके। नेक्स्ट आता है केयर मेडिकेशन ऑर्डर कंपोनेंट्स। तो जो मेडिकेशन ऑर्डर होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहले तो पेशेंट का नाम होना चाहिए और उसका मेडिकल रिकॉर्ड का नंबर होना चाहिए। उसके बाद में मेडिकेशन ऑर्डर किस डेट को एंड किस टाइम पे लिखा गया है वो उसके अंदर होना चाहिए। देन जेनेरिक ड्रग नेम होना चाहिए, डोज होना चाहिए, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन रूट होना चाहिए, देन डोजिंग की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसके बाद में प्रिस्क्राइबर जो उनका सिग्नेचर, उनका प्रिंटेड नाम एंड उनका कॉलेज आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वर्बल मेडिकेशन ऑर्डर्स। तो वर्बल मेडिकेशन ऑर्डर्स के अंदर क्या होता है, मतलब बोल करके जो मेडिकेशन ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो सिंपली एंड ओनली इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर एंड जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती है उसी के अंदर वर्बल मेडिकेशन ऑर्डर्स जो है वो एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है टेलीफोन मेडिकेशन ऑर्डर्स। तो जैसे क्या होता है कि प्रिस्क्राइबर जो है वो पेशेंट केयर एरिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि टेलीफोन के ऊपर ऑर्डर्स जो है वो रिसीव करे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ मेडिकेशन ऑर्डर्स या कुछ एब्रीविएशंस जो है वो अलाउड नहीं होती हैं। तो अपेंडिक्स ए के अंदर जो भी एब्रीविएशंस लिखी होती हैं वो क्या होती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखनी अलाउड नहीं होती है। देन कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्डर्स जो हो गए जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टैट लिखा हुआ है। तो स्टैट का मतलब हम लोगों ने देखा था कि इसी वक्त इमीडिएटली दवाई देनी है तो वहां पर स्टैट लिखा होता है। तो स्टैट जो है वो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर या फिर नॉन फॉर्मुलेटिव ड्रग्स के लिए इमीडिएट सिचुएशंस के अंदर, इन सब सिचुएशंस के अंदर जो है स्पेशल ऑर्डर्स लिखे होते हैं जिसके अंदर स्टैट जो है वो लिखा होता है। तो ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर जो है रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, आइडिया हो गए, थॉट हो गए या फीलिंग हो गए, उनको शेयर करना जो है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन के अंदर सिंपली जो हमने बोला वो चीज नहीं होती, अब हमने मैसेज को किस तरीके से कन्वे करा, जैसे हमने वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करा, वोकल क्वालिटी यूज करी कि जहां पे आवाज ज्यादा होनी चाहिए वहां ज्यादा रखी, जहां कम होनी चाहिए वहां कम रखी, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दिए, बॉडी पोस्चर जो है वो प्रॉपर रखा है, दूसरे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है। अब कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि एक तरफ मैसेज जो है वो जनरेट होता है एंड ट्रांसमिट वहां से करा जाता है एंड दूसरे पर्सन के द्वारा वो मैसेज जो है वो रिसीव करा जाता है एंड ट्रांसलेट करा जाता है, ठीक है।
अब जो फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें इफेक्टिवली एंड बहुत ही तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। पेशेंट के साथ भी वो अच्छे से कम्युनिकेट करें एंड साथ साथ जो प्रिस्क्राइबर्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, उनके साथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना उनको आना चाहिए। ठीक है, तभी जो क्या है कि उनका काम जो है वो तरीके से हो पाएगा। अगर वो ऐसे ही जबरदस्ती गुस्सा करने वाले लोग हो या फिर बात बात पे ऐसे इरिटेट होने वाले लोग हो गए, तो फार्मासिस्ट जो है वो अपना काम किस तरीके से करेंगे। तो इस वजह से उन्हें प्रॉपरली एक तरीके से बात करनी जो है वो आनी चाहिए। अब जो फार्मासिस्ट के कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो इसके अंदर हमारे पास में दो टॉपिक्स आते हैं। एक तो आता है कम्युनिकेशन विद प्रिस्क्राइबर्स, मतलब जो दवाई लिख करके देंगे, ठीक है, जो पेशेंट को देख रहे हैं वो प्रिस्क्राइबर या फिजिशियंस के साथ कम्युनिकेशन जो है उसके लिए क्या क्या चीजें रहती हैं, एंड देन कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। दो टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर रहेंगे। तो फार्मासिस्ट जो है उन्हें प्रिस्क्राइबर के साथ अलग अलग सिचुएशंस के अंदर कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस होती है, जैसे दवाई से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना हो या पेशेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना हो, तो ये सारे सिचुएशंस होती है जहां पर कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट जो है उन्हें प्रिस्क्राइबर के साथ में कम्युनिकेट करना होता है। तो अब जो ये कम्युनिकेशन है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो आता है स्पोकन मैसेजेस, दूसरा आता है केस प्रेजेंटेशन। अब स्पोकन मैसेजेस क्या होता है, जैसे हम प्रिस्क्राइबर के पास में खड़े हैं, ठीक है, तो वहां पर स्पोकन मैसेजेस काम आते हैं। दूसरा टेलीफोन के ऊपर जो है वहां पर स्पोकन मैसेजेस काम आते हैं। अब स्पोकन मैसेजेस को यूज किन किन केसेस के अंदर करा जाता है, तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी है एंड उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग वहां पर प्रोवाइड करें, तो उसके लिए, या फिर किसी भी चीज में, जैसे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आया तो उसके अंदर हमें कोई भी डाउट है, तो उसमें क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस अगर हमें करने हैं, तो उसके लिए प्रिस्क्राइबर से बात हम लोग को करनी होती है। या फिर कोई भी कंप्लेंट आई है, ठीक है, कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए जो है वहां पर भी कहीं ना कहीं हमें प्रिस्क्राइबर से बात करनी होती है। दूसरा था केस प्रेजेंटेशन। केस प्रेजेंटेशन जो है ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है। जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट से अच्छे से बात कर लेते हैं, ठीक है, उनको क्या दिक्कतें आ रही है वो सारी चीजें वो अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद में वो डॉक्टर के पास जाकर के जो कंप्लीट डिटेल है पेशेंट की वो उनको बताते हैं, वही हमारा सिंपली केस प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें पेशेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी, उसकी थेरेपी एंड जितने भी रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो उन्हें जाकर के एक एक्सपर्ट फिजिशियन को बतानी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास में आती है, इसके अंदर पहले आती है आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब पेशेंट का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका डेट ऑफ एडमिशन क्या है, प्रीवियस उन्हें किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा गया तो, एंड देन वहां पर फिजिशियन का क्या नाम था। ये सारी चीजें जो है आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। दूसरा आता है समरी ऑफ द मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशंस। तो इसके अंदर क्या आएगा कि पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ रही है, उनकी चीफ कंप्लेंट क्या है, कि उनको क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद में अभी जो बीमारी है उसकी ब्रीफ समरी बतानी होती है। उसके बाद में पहले की जो भी मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री होती है वो बतानी होती है। देन फैमिली एंड सोशल इन्फॉर्मेशन जो है वो सब इसके अंदर आ जाती है। देन आता है ट्रीटमेंट समरी। तो इसके अंदर जो भी लैबोरेटरी टेस्ट करे गए उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। देन थेरेपीज, ड्रग के अलावा जो भी यूज करी गई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। देन हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस उनको पेशेंट को हुई थी, एंड देन आउट पेशेंट के रूप में अगर उन्होंने कुछ दवाई वगैरह ली है तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। देन उसके बाद में डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में बताना होता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसके इंसिडेंस क्या है, उसके पैथोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटमी क्या है, सिम्टम्स एंड साइंस क्या है, देन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद में लास्ट आता है मेडिकेशन थेरेपी। तो इसके अंदर जैसे पेशेंट जो है वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर आकर के एडमिट हुए हैं, उससे पहले उन्होंने क्या क्या दवाई ली है उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद में पहले हॉस्पिटल में जिसमें थे वहां पर उन्होंने क्या क्या दवाई ली है। देन उसके बाद में कोई भी ड्रग सेंसिटिविटी या ड्रग रिएक्शन उनकी बॉडी के अंदर पहले से देखने को मिली है, ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में, ड्रग एब्यूज के बारे में, अभी जो ड्रग थेरेपी यूज हो रही है उसके बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेडिकेशन थेरेपी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मासिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइबर से अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा आएगा कम्युनिकेशन विद द पेशेंट्स। तो फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट से कम्युनिकेट जो है वो बहुत ही तरीके से करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो इसलिए उनसे कम्युनिकेट बहुत ही तरीके से करना जरूरी होता है। अब फार्मासिस्ट जो है, एक तो जैसे मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, मतलब पेशेंट है, ठीक है, उनसे हम लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक उन्होंने क्या क्या दवाइयां ली है, प्रिस्क्राइब दवाई ली है, नॉन प्रिस्क्राइब दवाई ली है, एंड उनको क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कोई ड्रग रिएक्शंस है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, कोई ड्रग इंटरैक्शन है, वो सारी चीजों के बारे में हम पेशेंट से पूछते हैं, तो वो मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कहलाता है। दूसरा आता है मेडिकेशन काउंसलिंग, मतलब जैसे पेशेंट को दवाई जो है वो दे दी गई है, ये दवाई उनको लेनी है, अब दवाइयों के बारे में उनको बताना, उनकी बीमारी के बारे में बताना, ये सब जो है वो मेडिकेशन काउंसलिंग के अंदर आता है। अब पेशेंट जो है वो फार्मासिस्ट से मतलब अच्छे से बात करे तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती है। पहला ये है कि
जो फार्मासिस्ट है उन्हें पेशेंट के साथ में फ्रेंडली होना होगा, ठीक है। देन ओपन एंडेड बात उनसे करनी होगी कि मतलब जैसे कोई बात जो है वो ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया, हाँ खाया, नहीं खाया, तो मतलब ऐसे डायरेक्टली चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, बातें ऐसे चलती रहनी चाहिए, उनका आंसर जो है वो अच्छा लंबा एंड डिटेल आंसर होना चाहिए। ऐसी बातें जो है हमें पेशेंट से करनी होती है। उसके बाद में फार्मासिस्ट जो है उन्हें पेशेंट को बोलने का मौका देना चाहिए। देन उसके बाद में इंटरव्यू जो हो रहा है, ठीक है, जैसे मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू को एनकरेज करना चाहिए कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। उसके बाद में स्पॉन्टेनिटी जो है वो एनकरेज करनी होगी। जैसे क्या है कि पेशेंट जो है वो बोले जा रहे, तो हमें उन्हें बीच में नहीं टोकना है, आराम से उनकी चीज़ें जो है, उनकी बातें जो है वो सुननी है। उसके बाद में क्वेश्चंस जो भी हम उनसे पूछे वो तरीके से पूछे, ऐसे ही गलत तरीके से ना पूछे। उसके बाद में आई कॉन्टेक्ट जो है वो मेंटेन करके रखें। उसके बाद में पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएं, जिससे कि क्या हो कि वो आराम से अपनी बात को शेयर कर सके। उसके बाद में वोकल क्वालिटीज़ को मेंटेन करके रखें, जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग आवाज़ कम ज़्यादा करना जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मासिस्ट को आनी चाहिए, मेनली पेशेंट से बात करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। साथ साथ थर्ड यूनिट जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जल्दी हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट जो है वो भी कंप्लीट करेंगे, एंड साथ साथ हमारा जो फार्मेसी प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।